हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कर्ण IAS PCS एकेडमी में। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, जो हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज देख रहे हैं उसमें आज देखने वाले हैं हम लोग मध्यकालीन बिहार का इतिहास। ये सोर्स है एरुटेरिया। क्या है? एरुटेरिया का ये बुक है जो दिख भी रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं मध्यकालीन में पढ़ना क्या क्या है। तो मध्यकाल में पढ़ना है तुर्क शासन, स्थानीय वंश, सल्तनत काल, सिख धर्म, अफगान शासक शेरशाह सूरी का भूमिका और मुगल शासक। चलिए देखते हैं। पहला है तुर्क शासक, यानी बिहार में अगर तुर्क शासक की बात की जाए तो यह मुख्यतः किस पे केंद्रित था? तो बख्तियार खिलजी पे। यानी बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है? तो बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ऐबक किसका दास था? तो गौरी का। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उसी में एक वंश है कर्नाट वंश। इसको इंपॉर्टेंट कर लें। किस क्षेत्र का? ये तो उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। ठीक है। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता, जी हाँ, पहली सफलता है उदंतपुरी बिहार, यानी बिहार शरीफ की विजय। ये कब हुआ था? 1198 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। जी हाँ, अभी तक जो क्वेश्चंस पूछा जाता है जनरली कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया, तो कहा जाता है बख्तियार खिलजी। लेकिन क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर सकता है और ये पूछ सकता है कि बख्तियार खिलजी ने किस किस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो आपको ध्यान रखना है तीनों, उदंतपुरी, विक्रमशिला और नालंदा। इसने क्या था? तो आग लगवा दिया था। क्या किया था? आग लगवा दिया। इससे हुआ क्या? तो जो हमारा धरोहर था, यानी जो लिखा गया चीजें था, जो पुस्तकें था, वो सब ज्यादातर, सब नहीं बल्कि ज्यादातर नष्ट हो गया। उसने 1203 से 1204 ईस्वी में नदिया, ये पश्चिम बंगाल का जिला है, नदिया यानी बंगाल पर चढ़ाई की। और उस समय बंगाल में शासन कौन था? किस वंश का? तो सेन वंश का शासन था। और शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। यानी 1203-4 में क्या हुआ? बख्तियार खिलजी बंगाल पे आक्रमण किया। शासक था सेन वंश का कौन? लक्ष्मण सेन। ठीक है। और लक्ष्मण सेन बिना किसी प्रतिरोध का, बिना किसी लड़ाई का वो भाग निकला। चूंकि भाग निकला तो बख्तियार खिलजी क्या करेगा? उस पर अधिकार करेगा। और अधिकार करने के साथ ही लखनऊती, जो मतलब लखनऊती स्थान है बंगाल में, उस पे उसको अपना क्या बनाया? राजधानी को घोषित किया या राजधानी को बनाया। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके एक उत्तराधिकारी अली मर्दान ने कर दिया था। कौन? अली मर्दान। कब किया? तो उसके सब किया और उसके सब को इमादपुर में दफनाया गया। ये भी 65वां बीपीएससी में पूछा गया था। ये कौन गेट खोल कर पानी चला? कर्नाट वंश। इससे अभी तक 62nd बीपीएससी में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। इसलिए यानी एक समय में 2 घटना हो रही है। एक तो पाल वंश का पतन हो रहा है, दूसरा कर्नाट वंश का उदय हो रहा है। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? यही क्वेश्चन था पहला। तो नन्नदेव था। कौन था? नन्नदेव। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। राजधानी कहाँ था? सिमरावगढ़, जो वर्तमान में नेपाल में था। यानी कह सकते हैं कि जो अभी उस समय जो नेपाल भी था वो भारत का क्षेत्र था। वैसे तो सुगौलिक संधि जो 1615 में हुआ है, उस समय तक 1600 या 1815 में वह बिहार का मतलब भारत का पार्ट था। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर या सहयोग किया, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश के साथ संघर्ष चल रहा था। यानी यहाँ पे 3 घटना हो रही है। एक तो बख्तियार खिलजी का मिथिला या सिमरावगढ़ का क्षेत्र है, वहां पर आक्रमण हो रहा है। दूसरा, जो कर्नाट वंश के शासक नरसिंह का आक्रमण मतलब संघर्ष चल रहा है किससे? तो लक्ष्मण से, यानी मतलब कि सेन वंश से। 3 घटनाएं, बख्तियार खिलजी का आक्रमण और नरसिंह और मतलब कर्नाट वंश और लक्ष्मण वंश में, सेन वंश में क्या हो रहा है? युद्ध चल रहा है। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मस्वामी ने किया। यानी जो कर्नाट वंश पे जो तुर्क शासक का
हमला होता है उसमें मेल कौन है, तो तुगरिल तुगन का चर्चा होता है। कहाँ पे, तो जो तिब्बती गुरु धर्मा स्वामी है उसने किया है। सामान्यतः दिल्ली के साथ कर्नाट वंश का संबंध क्या था, नजराना एवं भेंट का था। मतलब कोई शासक आता था उसे कुछ दे देता था, दिल्ली सल्तनत खुश और कर्नाट वंश भी खुश। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान जो 1324 से 25 के क्रम में कर्नाट वंश पे विजय प्राप्त किया। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आने वाले समय में पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के कौन सा शासक कर्नाट वंश पे विजय प्राप्त किया, कौन सा है, गयासुद्दीन तुगलक। किस अभियान के दरमियान, तो बंगाल अभियान के दरमियान। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था, तो हरि सिंह देव। यानी ये कहा जा सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक किस पे आक्रमण किया था, तो हरि सिंह देव पे, और उसको कर्नाटक को अपने राज्य में मिला लेता है। हरि सिंह देव, इसके शासनकाल की बात की जाए तो 1279 से 1335। ये एक बेहतर समाज सुधारक भी है। हरि सिंह देव इस वंश का अंतिम शासक था। उसी समय और उसके समय पंजी प्रथा का विकास हुआ था। ऐसे भी देख लीजिए, चूंकि गयासुद्दीन तुगलक हरि सिंह को पराजित कर और कर्नाट वंश को जीत लेता है, तो अंतिम शासक ही होगा। नेक्स्ट, अब जो दूसरा है वो सल्तनत काल में बिहार। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासक के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। यानी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश, उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार कर लिया। यानी पहला बिहार बंगाल पर कौन किया सल्तनत काल में, इल्तुतमिश। कब, 1225। परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म होगा। यानी इल्तुतमिश तो अधिकार किया, लेकिन उसके बाद के जो उत्तराधिकारी है उसने इसको कायम नहीं किया। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। जी हाँ, आपने ऊपर भी पढ़ा है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाटक वंश को समाप्त करता है, और लेकिन पहला आक्रमण मतलब किसने किया, मतलब नियंत्रण किया, तो वह है कौन, तो इल्तुतमिश। लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसको कहा जाएगा, तो वास्तविक नियंत्रण जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के समय, और जो कर्नाटक वंश को विजय प्राप्त करता है और कर्नाटक वंश के हरि सिंह देव जो है उसको समाप्त करके अंतिम रूप से बिहार पे आधिपत्य भी कर लेता है। दूसरा आता है फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान, इसका बंगाल अभियान कब का है, 1359 के समय बिहार आया। पटना और गया के अभिलेख से प्राप्त होता है। जी हाँ, पटना और गया के अभिलेख से फिरोज शाह तुगलक के बारे में प्राप्त होता है कि वो आया था, और राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख में भी उसका द्वारा दिए गए अनुदान की प्रमाण या चर्चा है। यानी फिरोज शाह तुगलक का 3 स्थल से अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहाँ कहाँ, पटना, गया और राजगीर। यानी PGR, पटना, गया, राजगीर से क्या मिला अभिलेख, किसका, फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, और ये जैन मंदिर को अनुदान भी दिया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ था, तो बिहार शरीफ। उसी काल में बिहार शरीफ का नाम, बिहार शरीफ नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासक में सबसे महत्वपूर्ण नाम कौन है, मलिक इब्राहिम। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण कौन है, मलिक इब्राहिम, जो मलिक भैया के नाम से भी फेमस था। ठीक है, इसका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मलिक भैया का मकबरा कहाँ है, तो बिहार शरीफ में। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिन्हास की रचना तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज मेंशन इट। मिन्हास की रचना तबकाते नासरी, दैट वाज द फर्स्ट बुक इन विच बिहार नाम का उल्लेख है। अब बात करते हैं अफगान शासन। सिकंदर लोदी, ये भी अफगानी है, 1495-96 में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक या गवर्नर या राज्यपाल नियुक्त करता है। किसे, दरिया खान नुहानी। किसने नियुक्त किया, सिकंदर लोदी ने। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्रता प्राप्ति की
स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया, यानी बिहार पे ट्रिपल आक्रमण हो रहा है। पे 3 घटना हुआ। पहला, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो रहा है। पहला क्या हो रहा है? इब्राहिम लोदी की मृत्यु। दूसरा, दरिया खां का पुत्र जो बाहर खां लोहानी है, नूहानी, वो क्या करता है? स्वयं को स्वतंत्र घोषित करता है। और फिर महमूद शासक, अफगान शासक जो महमूद है, महमूद लोदी, वो बिहार भाग रहा है। सिंपल सी बात है, कोई भी शासक जहां भागता था उसका पीछा किया जाता था। अब बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित किया। यानी घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगान का उदय होता है। यानी घाघरा युद्ध क्या था? यानी फर्स्ट फेज में कह सकते हैं, फर्स्ट फेज में वो घाघरा युद्ध है, जिसके बाद क्या वो अफगान का आधिपत्य समाप्त होता है। उसके अलावा बिहार में अफगान का आधिपत्य समाप्त होता है। लेकिन जब से शेरशाह सूरी आता है तो वापस इसको 1500 कह सकते हैं 1540 में यहाँ वापस सत्ता प्राप्त कर लेता है। अब शेरशाह सूरी, जी हाँ, इतिहास के सबसे चर्चित, सबसे फेमस और सबसे पढ़ा लिखा शासकों में से एक है। शेरशाह सूरी, जन्म 1486, 1486। पिता का नाम हसन खां, जो शेरशाह के जागीरदार भी था। जी हाँ, बचपन का नाम फरीद खां था। मैं कैसे याद रखा था फरीद खां? तो एक मेरे भाईजी का फ्रेंड है फरीद खां, अब चूंकि वो कोरोना में नहीं रहे तो मैंने उन्हीं के नाम पे ट्रिक बना रखा था। फरीद भैया कौन थे? तो शेरशाह थे। ठीक है। बाहर खां नूहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया। यानी किसने शेर खां को उपाधि दिया? तो बाहर खां ने। ऐसा माना जाता है कि इसने शेर को मार दिया था और उसके बाद से इनको शेर खां की उपाधि दिया गया। शेर खां ने नूहानियों के पतन के बाद बाहर खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपना अधीन कर लिया। यानी शेर खां ने नूहानी के पतन के बाद, जब शेर खां नूहानी के पतन होता है उसके बाद, ठीक है, उसके खत्म क्या, उसको पतन करने में शेरशाह की भूमिका रहता है और उसके खत्म करता है और उसके पत्नी को अपना बेगम बना लेता है। नाम क्या रहता है? दूदू बेगम। ठीक है। उसके बाद शेरशाह ने, यानी शेर खां ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई लड़ी। जी हाँ, ये आपको क्वेश्चंस मिलेगा मैच द फॉलोइंग में कि सूरजगढ़ की लड़ाई कब हुआ, चौसा की लड़ाई कब हुआ और कन्नौज का लड़ाई कब हुआ। ठीक है, कि सूरजगढ़ की लड़ाई कब हुआ? 1534 में। किसमें क्या हुआ? बंगाल को पराजित किया। यानी पहली बार किसको पराजित किया? बंगाल को। चौसा हुआ 1539 में। ठीक है, इसमें किसको पराजित किया? हुमायूं को। ये कौन है? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और हुमायूं को पराजित करता है और उसके बाद शेरशाह की उपाधि, उसने शेरशाह की उपाधि धारण किया था। उसके बाद आता है ये कन्नौज को युद्ध को बिलग्राम युद्ध भी कहते हैं। उसमें भी हुमायूं को पराजित करता है और इसके पराजित के साथ ही जो मुगल का पहला फेज है वो समाप्त हो जाता है। मतलब हुमायूं भाग जाता है और दिल्ली पे राज किसका हो जाता है? तो सूरवंश अर्थात शेरशाह सूरी का। कब? 1540। यानी आपको याद रखना है कौन सा युद्ध कब हुआ था। 1541 में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया। जी हाँ, पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। अब देखिए, आपने एंशिएंट में 3 जगह और मेडाबल में 1 जगह सुना कि बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। उसको भी देखेंगे। इसका वर्णन अब्दुल्ला के तारीख दाऊदी में मिलता है। एक जगह आपने और पढ़ा कि बिहार नाम कहाँ मिलता है? तबकाते मिन्हाज सिराज के तबकाते नासरी में, और शेरशाह सूरी का जो पटना दुर्ग का चर्चा है, यानी इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो तारीख दाऊदी में। शेरशाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 में मारवाड़ विजय किया और 1545 जो उसके जीवन का अंतिम है, निर्णायक है, कलिंजर अभियान। ठीक है, 1543 रायसीना और 1544 मारवाड़। लेकिन 1545 जो है वो कलिंजर अभियान। इसमें क्या हुआ कि हथगोले फटने से, यानी जो गोला फटने से जो बम फेंका था वो जिस दीवार पे फेंका, ठीक है, उससे टकरा के वापस आ गया और फट गया, जिससे जो शेरशाह है वो घायल हो गया और उसकी कुछ दिन में मृत्यु हो जाती है। यानी शेरशाह की अंतिम और निर्णायक युद्ध कौन हुआ? कलिंजर अभियान। कब? 1545। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक, जी हाँ, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित
मकबरा का निर्माण आरंभ किया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह, पुत्र का क्या नाम है, इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। यानी सासाराम में जो अपना मकबरा है, यानी इतिहास के बहुत कम ऐसे शासक हैं जो अपने जीवन काल में ही अपने मकबरा का निर्माण कराया था, उसमें से शेरशाह सबसे प्रमुख है। उसके बचा हुआ काम उसके पुत्र इस्लाम शाह ने करवाया। और वो झील है, वो कितरीन झील है, जी हाँ कितरीन झील जो अष्टकोणीय है, मतलब इस तरह से झील है, उसके बीच में ये मकबरा है, इस चारों साइड पानी है, तो ये बहुत ही बेहतरीन स्थल है, कभी जाइए घूमिए। और ये किस पत्थर से है, तो लाल बलुआ पत्थर से। शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला बनवाया था, जी हाँ। और रोहतास, अपने मान सिंह के बारे में सुना होगा, तो राजधानी बनाया था रोहतास को। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। पहले तो एक चीज आप जान लीजिए, एक शासक, ठीक है, एक शासक को क्या क्या चाहिए शासन चलाने के लिए, वो सभी चीज शेरशाह सूरी ने किया। मतलब नहीं समझे, मतलब आप समझिए, मतलब ये हुआ कि एक बेहतर शासन व्यवस्था के लिए उसने क्या किया कि संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन, जैसे रोड बनवाया, डाक व्यवस्था, डाक जो व्यवस्था पत्राचार के लिए उसका व्यवस्था किया, एक बेहतर शासन व्यवस्था उसके लिए सैनिक व्यवस्था का निर्माण किया, राजस्व का बेहतर निर्धारण के लिए राजस्व व्यवस्था किया, भूमि सुधार किया, कृषि में सुधार किया। यानी एक बेहतर शासन प्रशासन चलाने के लिए जो भी चीज़ जरूरत था वो सभी चीज़ शेरशाह सूरी ने किया। यानी इस आधार पर कहा जा सकता है कि शेरशाह एक बेहतर प्रशासक था, शेरशाह एक बेहतर शासक और प्रशासक भी था। ठीक है, अब देखते हैं। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि का माप के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। जब्ती प्रणाली क्या था, तो भूमि को मापा जाता था और लगान निर्धारित किया जाता था कि इस भूमि से कितना लगान हो सकता है, नहीं जिस मिट्टी में कितना उपज होगा उसके आधार पे। ठीक है, जिसे बाद में अकबर ने भी अपनाया है। यानी कह सकते हैं कि इसकी लगान पद्धति काफ़ी प्रचलित था, काफ़ी बेहतर था, जिसको महान सम्राट अकबर ने भी अपनाया। शेरशाह का शासन व्यवस्था ये तब देख ही चुके हैं, सुव्यवस्थित था, यानी उसमें हर एक चीज़ को समावेशन किया था। शेरशाह के बाद उसका पुत्र इस्लाम का, उसका नाम क्या था, जलाल खां। इस्लाम खान ने जलाल खां की उपाधि के साथ गद्दी पे बैठा। सूर्यवंश 3 भागों में विभाजित हो गया इस्लाम शाह के बाद, और 1555 में मच्छीबार और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश का अंत कर दिया। यानी सिकंदर सूरी वो अंतिम शासक था जिसने महान शेरशाह सूरी के व्यवस्था को अंत कर दिया। कब, 1555 में। अब बात करते हैं मुगल का। ये मुगल का द्वितीय फेज है, यानी सेकेंड फेज है। शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रही। जी हाँ, शेरशाह की मृत्यु कब हुआ था, 1545। उसके लगभग 10 वर्ष तक शासन बना रहा। ठीक है, और पुनः मुगलों का 1555-56 में सत्ता वापस मिल गया। दिल्ली में मुगल राज की स्थापना के समय बिहार में जब वापस स्थापना होता, पुनः स्थापना के समय, उसमें बिहार में ताज खां करारानी, कौन, ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज का गठन हुआ। यानी फिर से अफगान राज का गठन हुआ। ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया। आप सोचिए, एक बिहार का छोटा सा, मतलब छोटे से प्रदेश का छोटा सा शासक दाऊद खां करारानी, एक साइड अकबर महान, तो अकबर ने इसका प्रतिकार स्वयं लेता है। ठीक है, अकबर काफी दूरदर्शिता रहता है और प्रभाव दिखाने के लिए स्वयं आक्रमण किया और 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पटना को अकबर ने कब जीता, तो 1576 उसने पटना को जीता और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। देखिए कितना बड़ा गलती किया। सिर्फ अगर नजराना और भेंट दे देता तो काम चल जाता, लेकिन इसने अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश किया और उसको पटना छोड़ के भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक था। जी हाँ, दाऊद खां बिहार का क्या हुआ, अंतिम अफगान शासक हुआ। कारण था अकबर। 1580 में बिहार को मुगल का एक सूबा प्रांत घोषित किया गया। ये क्वेश्चंस बीपीएससी कम से कम 3 बार पूछा है, अकेले ये क्वेश्चन कि 1580 वाला
इसकी समझ सकते कितना इंपॉर्टेंट है। यानी अकबर ने या मुगल, अकबर कहिए या मुगल कहिए, सवाल दोनों तरह से पूछा गया कि अकबर ने 1500 या किस वर्ष सूबा या प्रांत घोषित किया था बिहार को, 1580 में। या ये भी पूछा जाता है कि बिहार को मुगल का एक सूबा या प्रांत कब दिया गया या घोषित किया गया, 1580 में। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। किसको? मुनीम खां को। अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। किसे? बिहार का प्रांतपति किसे बनाया गया? तो राजा मानसिंह को। इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1587 से 1594 तक। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफी सुदृढ़ था। यानी कह सकते हैं मानसिंह बिहार के निर्णायक रहा मुगल सेना को स्थापित करने में। मानसिंह के समय रोहतास को बिहार का राजधानी बनाया। जी हाँ, किसको? रोहतास को। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। अब जो छोटा नागपुर है यानी बिहार और झारखंड जो संयुक्त पार्ट है, इसका जो दक्षिण पार्ट है उस पर इसका अधिपत्य हो गया। और मुगलों को क्या प्राप्त होता था? हीरा और सोना। फ्रेंड्स, ये बहुत मार्केबल पॉइंट है, क्योंकि आपको मैक्सिमम दिखेगा सब सूती वस्त्र है, मतलब वस्त्र सब ले रहा है, अफीम ले रहा है, पोस्ता ले रहा है, लेकिन सोना और हीरा प्राप्त होता था। ये भी मार्केबल पॉइंट है। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। 1621 ईस्वी में। इसके बाद केवल और केवल राजकुमार को ही यह पद दिया जाने लगा। यानी कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन बन सकता है कि किस शासक के बाद से, या किस शासक, तो जहांगीर हो जाएगा, और किस या किस व्यक्ति के बाद से बिहार में जो प्रांतपति का पद है वो शासक, मतलब कि केवल राजकुमारों को दिया जाने लगा, तो वो राजकुमार परवेज है। नेक्स्ट, औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पौत्र राजकुमार अजीम, ये काफी फेमस व्यक्ति है, अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया। क्यों? क्योंकि आपने पहले देख चुका है, अब जो है 1621 से क्या हो रहा है कि ये कोई न कोई राजकुमारी बनता था। इसे उसी कड़ी में राजकुमार अजीम बना 1702 में। बनाया कौन? औरंगजेब। पटना, अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया हुआ। जी हाँ, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स पहली बार ये सुन रहे होंगे कि पटना का नाम अजीमाबाद भी था। मुझे पूरा यकीन है आप लोग से बहुत सारे नए सुन रहे होंगे, पहले भी सुन रखे होंगे बहुत सारे। उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल मतलब 1707। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु होता है और जो मेन मुगल है उसके आधिपत्य समाप्त हो जाता है। यानी मुगल का आधिपत्य समाप्त होकर उत्तर मुगल यानी मुगल का डिक्लाइनेशन फेज, यानी जो हास फेज है वो शुरू हो जाता है। यानी उत्तर मुगल शासक फारूक सियार 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराए। जी हाँ, ये पहला शासक है मुगल शासक जो पटना में जिसका राज्याभिषेक हुआ। वैसे दो शासक है, टोटल दो शासक है मुगल का जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पटना में। पहला फारूक सियार कब हुआ? 1713 में। ठीक है, उसका वह पहला सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में बिहार में ही हुआ था। यानी दो व्यक्ति कौन कौन है? एक फारूक सियार, दूसरा शाह आलम द्वितीय। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होता है और मुगल कमजोर होता चला जाता है और सत्ता में बिहार बंगाल का भाग हो जाता है। धीरे धीरे कमजोर होता गया और सत्ता बिहार का पार्ट हो जाता है। यानी बिहार को कह सकते हैं उत्तर मुगल काल में बंगाल में मिला लिया गया था। मुर्शीद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा को सूबेदार रहा। कौन? मुर्शीद कुली खां। कब तक? 1727 तक। अलवर्दी खां ने गिरियक के युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज को पराजित कर और बंगाल का नवाब बन गया। यानी अलवर्दी खां कब बंगाल का नवाब बना? 1740 में। ये भी पूछा जाता है और ये कई बार पूछा गया है कि गिरियक का युद्ध कब हुआ था? 1740। किसके बीच? तो अलवर्दी खां और सरफराज खां को। ठीक है, इसे हुआ क्या? तो बंगाल का नवाब बन गया अलवर्दी खां। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपया देकर अपना पद को अस्थायी बना लिया। जी हाँ, ये काफी कूटनीतिक व्यक्ति था, पैसा देकर अपना पद को
अस्थायी बना लिया। 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाता है। अब जाओ, अलवर्दी खां की मृत्यु हो गया और बिहार बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण था रहा। ठीक है, 1756 अलवर्दी खां की मृत्यु होता है और भारतीय इतिहास में एक ऐसा घटना होता है जो पूरी इतिहास को ही बदल देता है। वो है 1757 का घटना। अब बताइएगा कमेंट करके ये घटना कौन सा था। सिख धर्म, सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। इन्होंने गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर इत्यादि यात्रा किया। इसे आप क्या समझ सकते हैं? मेनली अगर आपको एलिमिनेशन आ रहा है थोड़ा सा भी, ये मान लीजिए बिहार है, आप ये सकते ये गंगा नदी है, जो दक्षिण बिहार है ना, दक्षिण बिहार। मेनली ये जो गुरु नानक देव थे वो दक्षिण बिहार के ही यात्रा किए थे। कहाँ किए थे? ज़्यादातर दक्षिण बिहार के ही। ठीक है, सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे, यानी ये भी दक्षिण बिहार से ही पटना आए थे। ठीक है, उनकी पत्नी गुजरी देवी, और जो तेग बहादुर थे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़कर चले गए। और छोड़ के क्यों गए? क्योंकि वह माँ बनने वाले थे और एक वीर सपूत का जन्म देती है। सपूत का नाम क्या रहता है? तो गुरु गोविंद सिंह। कहाँ पे? तो पटना में। कब? तो 1666 में। ठीक है, तो सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी यानी 10वें गुरु बने। देखिए 66 में जन्म हुआ और 10 वर्ष बाद ही 10वें गुरु बन गया। 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब, यानी जो पटना साहिब का मंदिर है, तो पटना साहिब का सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। फ्रेंड्स, ये मध्यकालीन बिहार समाप्त हो गया है, ये आधुनिक बिहार है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वीडियो को, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कर्ण IAS PCS के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे इसका पीडीएफ शेयर किया जा चुका है।